हेलो फ्रेंड्स, विद्या भारती 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के अध्याय 5 बिना पानी सम शून्य का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सभी बच्चे भी साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनु सुनाई मैडम ने कहा, पानी पर गाना तो सुन लिया आपने, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। सभी बच्चे चौंक गए। पानी की कहानी? मैडम जल्दी सुनाइए। मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने ज़माने की नहीं है, यह कहानी आने वाले दिनों की है। बबलू ने आंख फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी? मैडम बोली, हाँ, आने वाले दिनों की कहानी। मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा है ना, जहाँ से गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं? सबने कहा, हाँ। मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहरों में या सड़क के किनारे इसी तरह के पंप खुलेंगे, लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा। वहाँ भी माप कर लीटर के हिसाब से। इसके लिए भी राशन कार्ड होगा और पैसे ही लगेंगे। क्रियाकलाप में देखेंगे, आपके आसपास कौन सी नदियाँ, तालाब या अन्य जल स्रोत है, उसकी सूची तैयार कीजिए। ऐसा क्यों? सबने एक साथ पूछा। मीरा तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते, पीने लायक पानी काफ़ी कम होगी और पानी की ज़रूरत तो सभी को होती है। पानी के लिए हम झगड़ा न करें, इसलिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन पानी की कमी कहाँ है? इतनी नदियाँ, तालाब, नहरें, कुएं, जल समुद्र में तो पानी ही है। ऊपर से बरसात के दिनों तो पानी मिलता ही है। शिल्पा बोली, लेकिन बरसात हमारे यहाँ सालों भर होती नहीं। सीमा बोली, हाँ ये बात तो है। शिल्पा बोली। मैडम बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है, जिसमें नक्शे पर नीले रंग से दिखाते हैं, लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक नहीं है। मैडम हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। रंजू बोली, हाँ, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। मैडम ने समझाते हुए कहा, उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, क्योंकि शेष जल महासागरों, बर्फ, छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशय, वायुमंडल में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। उन्होंने अपने पास से किताब निकाल कर बच्चों को दिखाया, जिसमें तालिका बनी थी। इस चलती हुई बस में हम सबके पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मसों में तो पानी है। जुबैदा थर्मस सामने करती हुई बोली, हाँ मैडम। हाँ मैडम बोली, इस थर्मस में शुद्ध व मीठा पानी है, उसी से प्यास बुझा सकती है। बाहर देखो, उस पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या आप इसे पीना चाहोगे? मैडम ने पूछा। नहीं, सभी बच्चे एक साथ कहा, यह पानी तो गंदा है, देखो इनमें कितनी गंदगियाँ बह रही है। मैडम ने समझाया, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं, हम उन सभी के जल पी नहीं सकते, अर्थात वह पानी हमारे प्यास बुझाने का काम नहीं आ सकती है। इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है। मैडम तभी तो मैं जल को बहुत सोच समझकर खर्च करती हूँ। जुबैदा बोली। मीना ने कहा, बरसात में हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वे जल हम रोक नहीं पाते हैं। बरसात के जल हमारे छतों से गिरकर नालों, खेतों, नदियों में होता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है, फिर खारा हो जाता है। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन आप भी विद्यालय, मोहल्ले जागरूकता रैली निकालिए और जल संरक्षण पर चर्चा कीजिए। तो आप देख रहे हैं क्लास 7 के
हमारी दुनिया चैप्टर नंबर 5 और पीने लायक नहीं रह जाता। ठीक कह रही हो मीना, मैडम बोली। देखो, नदियों, तालाबों और बरसातों में पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र निरंतर चलते रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। बबलू बोला, इसका मतलब कि सागरों का जल वाष्पित होकर बरसात के माध्यम से हम तक बार बार पहुँचता है। हाँ, सब ने सहमति में सिर हिलाया। चापाकल, कुएं आदि पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि नल की टोटी खुली न रह जाए, पानी बेकार न बहता रहे। इस बार मुकेश बोला, हाँ, हम सबको ऐसा करके पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए, इससे भूमिगत जल का स्तर बना रहेगा। मैडम बोली, ये जल स्तर क्या होता है, जरा हमें भी तो समझाएं। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी से पूछा। मैं बताऊं? बबलू उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ बताइए। खलासी बोला। बबलू ने कहने लगा, बरसात का कुछ जल रिसकर धरती के अंदर जाता है, वहाँ वह मिट्टी की परतें, चट्टानों को छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे बैठकर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं। उसी जल का ऊपरी सीमा जल स्तर कहलाता है। खलासी ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह समान है? यह प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होती, उनकी सिर्फ ऊपरी सतह समान होती है। तो स्थान विशेष की मिट्टी, ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे। बस तेजी से चली जा रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात में तो मैं दिखलाती हूँ, वो कैसे? सब ने एक साथ पूछा। खलासी भी गर्दन उठाकर मैडम की ओर देखने लगा। उन्होंने बैदा से थर्मस मंगाकर एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स से 3-4 एक्स्ट्रा निकाला और बांटते हुए बोली, एक्स्ट्रा पतला पाइप को बोतल में डालकर पानी पीजिए। सब ने एक्स्ट्रा डाली और पानी पिया। धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए, बोतल में पहले पानी भरा होता, जैसे जैसे हमने जल को पिया या उपयोग किया, जल घटता गया। ठीक इसी तरह जब हम चापाकल या बोरिंग, नलकूप, कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो धरती के अंदर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? पता कीजिए कि विश्व व भारत के किस महासागर व झील में जल की लवणता सबसे अधिक है। अंदर का जल स्तर घटता जाता है। अगर हम इसी तरह धरती के जल को निकालते रहे तो एक दिन जल स्तर एकदम समाप्त हो जाएगा। जरा सोचो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम, जल स्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? ना, हमें पानी की खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। पानी की खेती कहकर खलासी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बच्चे सोच में पड़ गए। गुजराती से सीख। गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र एक शुष्क प्रदेश है जहां बहुत कम या न के बराबर फसलें होती थी। यहीं राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत और मिट्टी से छोटे छोटे बांध बनाकर इससे न केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ, बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिस गया। इससे भूमिगत जल स्तर बढ़ा। उसी कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसलें हो रही है। श्री राजेंद्र सिंह, इसी प्रयास के कारण उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। हाँ, इस तरह के प्रयास से वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ऐसा होता है और जब तो सबको करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्षा जल के छोटे तकनीकों से रोक लेना और उसे
पुनः धरती के अंदर भेज देना। बरसात का पानी छतों से गिरकर नालियों, सड़कों, खेतों से होता हुआ नदियों तक और फिर नदियों से समुद्र तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल खारा होता है। हमें बरसात के पानियों को नालियों में न जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती में गड्ढा बनाकर रोक लेनी चाहिए। ये जल धीरे धीरे पुनः धरती में समा जाएंगे। मैं ऐसा अपने गांव में करूंगी। सलीम दृढ़ता से बोला। हम भी करेंगे। सभी एक साथ जोर से बोला शाबाश। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। इस बार शिल्पा बोली। मैडम ने कहा समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? मैडम कहने लगी बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज व लवणों बहा लेती है। फिर यही समुद्र में जा मिलती है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण वहीं जम जाता है। आज समुद्र में 1 किलोग्राम जल लगभग 35 ग्राम नमक घुली है। इसलिए समुद्र का पानी नमकीन खारा हो जाता है। समुद्र का पानी खारा होता है जब उसमें नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी भी स्वतः खारा हो जाता है। अब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र के जल का स्वाद नमकीन क्यों होता है। मुकेश बोला मैडम बरसात का जल जब मुंह में लेता हूँ उसमें तो कोई स्वाद नहीं होता। मैडम बोली हाँ यही तो शुद्ध जल है। सभी बच्चे आपस में बात करने लगे कि सचमुच जल बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो क्या हम सब भी ऐसा करेंगे? घर लौटकर अखबार में छपे विज्ञापन को पढ़कर मीना पापा के पास गई और पूछ पापा झील क्या होता है? पापा मुस्कुराते और बबलू की आवाज़ दी। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया। टेलीविज़न के साथ जुड़े डीवीडी में एक सीडी डालकर रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगी। दोनों बच्चों ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ था। इसके टुक्के नावें चल रही थी। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर कुछ गुमटीनुमा दुकानें थी। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा देखो यहाँ दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र होता है। यही झील है। यह जल का एक बड़ा स्रोत है। जानते हो इस झील का क्या नाम है? पापा ने पूछा। जी मीना बोली। अच्छा तो बताओ। यह नैनी झील है। पापा चौके। तुमने कैसे जाना? अभी अभी तो अखबार में पढ़ा। पापा हंसने लगे। बबलू पूछ बैठा आप क्यों हंस रहे हैं? पापा हंसते हुए बोले। मीना का जवाब ठीक है लेकिन अपने देश में कई और भी झील जैसे वुलर झील, पिछौला झील, लूलन झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सांबर झील, डल झील। बच्चों ने पूछा क्या बिहार में भी कोई झील है? पापा बोले हाँ कांबर झील बेगूसराय, बरौली झील लखीसराय। लेकिन पापा मुंबई में तो झील है। नहीं बेटा मुंबई तो सागर है, अरब सागर। पापा फिर ये क्या है? उसने अखबार में छपे एक समाचार की ओर इशारा किया। उसने लिखा था हिंद महासागर में पोत उतरा। अच्छा मैं समझ गया। आप लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ पापा इन सागरों का जल नमकीन होता है ना? बिल्कुल। देखिए पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि ने घेर रखा है। इनका जल हमेशा गतिमान रहता है जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है। महासागर कहलाता है। महासागरों को एक भाग को सागर कहते हैं जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है। जब समुद्र स्तर पर हवाएं चलती है तो हलचल से तरंगें उत्पन्न होती है। हवाएं जल को ढकेलती हैं। इनसे जल ऊपर नीचे होने लगता है जिसे लहर कहते हैं। एक लहर दूसरे लहर का जन्म देती है। इस तरह जल को धक्का देकर तह तक पहुंचती है। यही कारण है कि सागरों महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है। पापा याद है पूरी
के समुद्र तट पर किस तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरें में गुम हो गए थे और फिर वापस मिल भी गए थे। हाँ, समुद्री लहरों के साथ यह बहुत मनोरंजक होता है। वे किसी वस्तु को ले जाती हैं तो फिर लहरों के साथ वो तट पर वापस कर देते हैं। हाँ पापा, ऐसा लहरों के कारण ही होता है। क्या तुम लोग कुछ सागरों के नाम बता सकते हो? बबलू बोला, हाँ, अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर, लाल सागर। शाबाश। पापा ने बबलू की पीठ थपथपाई। मीना बोला, मैंने तो महासागरों के नाम भी सुन रखे हैं। हाँ तो बताओ। पापा बोले, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। अब बस करो, मुझे ऑफिस जाना है। तुम लोग को भी स्कूल जाने का समय हो रहा है, पापा ने कहा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना और बबलू आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें सागरों और महासागरों के बारे में पापा की ढेर सारी बातें बताई। दोनों स्कूल पहुंचे। कक्षा शुरू होने में देर थी। वलूद अपने दोस्तों को सागरों की लहरें के बारे में बताने लगे। बबलू की बातें सुनकर मुकेश बोला, सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ न। ज्वार भाटा। अब तो सब चुप। सब ने फैसला किया भूगोल की कक्षा में यह बात रखी जाए। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सब ने मैडम के सामने यही प्रश्न रखा। मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बरसों पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसने कहानी सुना देती। सब बच्चे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। मैडम कहना शुरू किया कि ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसा कमाता है और शाम होते ही उसके पास ढेर पैसे जमा हो जाते तो वह अमीर की तरह खर्च करता। सुबह तक उसके पास पैसे खर्च हो जाते और वह गरीब की तरह हो जाता। मतलब शाम में अमीर, सुबह में गरीब। ठीक ऐसा ही कुछ समुद्र के ज्वार भाटा का हाल है। समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब लहरें अपने न्यूनतम स्तर तक आकर तट के पीछे चली जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। यह प्रतिदिन 2 बार होती है। लेकिन लहरों की ऐसी ऊंचाई तक उठना और फिर पीछे हट जाना क्यों होता है? बबलू ने पूछा। ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है। उतरना है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार चढ़ाव उतार होता है। मैडम, जब ज्वार आते होंगे तो समुद्र की ओर ढेर सारी मछलियां तल पर आ जाती होगी, सीमा ने प्रश्न किया। बिल्कुल, मछलियों के अलावे सीपे, घोंगे, मिट्टी, बालू सभी तट पर आ जाते हैं। लेकिन ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट के किनारे कई नौकाएं भी खींचकर अंदर तक ले जाती है। इससे जान माल की भी हानि होती है। बाप रे, तब तो समुद्र किनारे नहीं जाऊंगी, मीना डरते हुए बोली। नहीं नहीं, इनसे डरने की बात नहीं, सावधानी रखने की बात है। मैडम ने सीमा का हौसला बढ़ाया। हाँ मैडम, सभी जोर से बोले। हम समुद्र तट पर जाएंगे, बालू में खेलेंगे, लहरों पर गेंद फेंकेंगे। अब हम लोग प्रश्न और उत्तर को जानेंगे। आप देख रहे हैं कक्षा 7 बिना पानी सब सून, विद्या भारती 0.1 पे। सही विकल्प को चुने। प्रश्न संख्या 1 है, पृथ्वी पर जलमंडल का कितना हिस्सा है? तो क नंबर 51%, ख नंबर 41% और ग नंबर 71% और घ नंबर 29%। इसका सही आंसर होगा 71%। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अरब सागर। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाता है ज्वार। इनमें से कौन सा झील है? तो इसका 4 का सही आंसर होगा ग नंबर फतेह सागर। खाली स्थानों को भरे। नदी का जल समुद्र में गिरकर खारा हो जाती है या नमकीन हो जाती है। ज्वार भाटा समुद्र में होता है। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षक बल के कारण होता है।
चौथा नंबर क्वेश्चन है, जल का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। टाइप 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल के कौन कौन से स्रोत है? सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जल के विभिन्न उपयोगों को लिखे। तो भूमि के अंदर जल जिसे हम कुआं या हैंडपंप द्वारा प्राप्त करते हैं, नदियां, पहाड़ों और बर्फ जो गलकर पानी बनते हैं। पानी का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। इसका उपयोग है कि उससे बड़े बड़े जहाज बनाकर उससे देश विदेश से व्यापारिक सामान मंगाया और भेजा जाता है। प्रश्न संख्या 2, जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, जमीन के नीचे जल स्तर को बनाए रखने के लिए हम गांव के आसपास तालाब और गड्ढा बनाएंगे, उसमें एकत्र जल की मछली पालन करेंगे और ज़रूरत के अनुसार सिंचाई भी करेंगे। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट करें। तो आप लोग मानचित्र किताब में देख सकते हैं, लेकिन हम इसका वितरण भी बता सकते हैं। तो वितरण में महासागर में 97.3% है, बर्फ क्षेत्रक में है 0.2% और भूमिगत जल में 0.68%, झीलों के अवलंबन जल के रूप में 0.009%, स्थलीय समुद्र में नमकीन जल का मात्रा है 0.009%, वायुमंडल में 0.0019% और नदियां में 0.001%। तो कुल हुआ 100%। प्रश्न संख्या 4, भारत में मीठे पानी का झील कहाँ कहाँ है? नाम लिखे। तो डल झील श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, नैनी झील नैनी उत्तराखंड में है, कांवड़ झील बेगूसराय में है, बरैला झील लखीसराय बिहार में है। इसके अलावा बुलर झील, पिछौला झील इत्यादि मीठे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 5, आप लोग सही तरीका और गलत तरीका को पहचान अपने से कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, ज्वार भाटा क्या है? ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? तो समुद्र का पानी जब ऊपर उठे और तटवर्ती भूमि को डुबा देते हैं, इसे ज्वार कहते हैं, और फिर यह समुद्र में कम होकर पीछे लौट जाए तब इसे भाटा कहते हैं। यह प्रतिदिन होता है, पहली बार ज्वार उठता है और बाद में भाटा होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महीने में 2 बार ज्वार और भाटा आता है। जल चक्र किसे कहते हैं? इसे समझाएं। पृथ्वी में अवस्थित जल का वाष्प बनना और फिर बादल का बनना और फिर बादल के वर्षा के रूप में बरसकर पृथ्वी पर पहुंचकर जल बनाना आदि क्रिया को जल चक्र कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं क्लास 7 के हमारी दुनिया। प्रश्न संख्या 8, समुद्र जल में तैरना मुश्किल है, क्यों? तो समुद्र के जल में हमेशा तरंग उठती है और गिरती रहती है। ऐसी स्थिति में तैराक अपने को संभाल नहीं पाता। अपने को संभालने की कोशिश में वह थक जाता है और कभी कभी इसमें डूब भी जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र में तैरना मुश्किल है। प्रश्न संख्या 9, समुद्र का जल खारा होता है, क्यों? तो समुद्र का जल इसलिए खारा होता है क्योंकि इसमें 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक होता है। इसी कारण यह पानी पीने का काम नहीं आता, क्योंकि नदियाँ इसमें विभिन्न पदार्थों को पहुँचाते रहती है, जिससे किंचित नमक भी होता है। 10 नंबर प्रश्न है, भूभाग का जल स्तर में कमी आ रही है, क्यों? तो विभिन्न कल कारखानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन कारणों से जल की खपत बढ़ती जा रही है। नगरों में पाइपों द्वारा जल का विस्तार होता है। लापरवाही ने नलकों को खुला छोड़ देते हैं। जहां तहां 1 लीटर जल का उपयोग करते हैं, वहीं 10 लीटर बेकार बहा देते हैं। प्रश्न संख्या 11, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? तो वर्षा के पानी को एकत्र कर किसी प्रक्रम द्वारा जमीन के अंदर पहुंचाकर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वर्षा जल को छतों पर एकत्र कर
पाइपों के सहारे जमीन में जल स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। गांवों में गड्ढा, तालाब आदि खोद कर उसमें वर्षा जल एकत्र करेंगे। इससे धीरे धीरे रिस कर पानी जल स्तर तक पहुंचता रहेगा। यही तरीका को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं, पानी बचाइए। क्या आप उनकी बातों से मानेंगे और क्यों? हाँ, हम मानेंगे क्योंकि यह हमारे हित की बात है। 13 नंबर प्रश्न है, जल का संरक्षण आवश्यक है क्यों? जल का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं होता। अतः हमें जल का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसका दोहन नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि भूमि के अंदर जल एक बार समाप्त हो जाए तो वह बहुत बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद जल प्राप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। आप लोग कमेंट कीजिए कि अब अगला वीडियो किसका बनाएं।